इस वीडियो को देखने से पहले आप ग्राम पंचायतों के लिए जो पहला वीडियो मैंने जारी किया गया था आप उसको अवश्य देखें, तभी आपको इस वीडियो की समझ विकसित हो पाएगी। मैं इस वीडियो में आपको ग्राम पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में चर्चा कर रहा हूँ। निर्वाचन के संबंध से मतलब होता है कि ग्राम पंचायतों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है और कैसे होता है। देखो, जैसा कि मैंने बताया कि संघीय जो चुनाव आयोग होता है, केंद्रीय चुनाव आयोग होता है। केंद्रीय चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव करवाने के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि राज्य चुनाव आयोग जो होता है वो स्थानीय निकायों के लिए यानी ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव करवाने के लिए उत्तरदायी होता है। वो विधायक और एमएलसी का चुनाव नहीं करवाता है। विधायक और एमएलसी का राज्य में चुनाव जो है ना संघीय चुनाव आयोग करवाता है। तो यहाँ मेरा मतलब है कि जो ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है वो वयस्क मतदाता के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात या प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य चुनाव आयोग के निर्देशन में ग्राम पंचायतों का चुनाव कराया जाता है। और ग्राम पंचायत के चुनाव को लड़ने के लिए 2 प्रकार के जो है ना लोग होते हैं। एक तो प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति खड़ा हो सकता है यानी अभ्यर्थी के रूप में, और दूसरा जो है ना गांव का जो वार्ड होता है वार्ड मेंबर के लिए खड़ा हो सकता है। तो जो व्यक्ति इस चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। सबसे पहले तो 21 वर्ष की उसने आयु पूरी कर ली हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो वह व्यक्ति, और ये इसकी योग्यताएं हैं, और किसी भी सरकारी संस्थान से चाहे वो कोऑपरेटिव हो या बैंकिंग सिस्टम हो यहाँ से ऋण न लिया हो यानी ऋण का भुगतान उसका रुका हुआ हो, बिजली का बिल उसका बकाया हो। ऐसे व्यक्ति जो बिजली का बिल बकाया है या ऋण भुगतान उसका रुका हुआ है तो पहले उन्हें ऋण भुगतान करना पड़ता है, बिल कंप्लीट करना पड़ता है, इसके बाद ही वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य माने जाते हैं। और ग्राम प्रधान का चुनाव जो है ना प्रत्यक्ष चुनाव होता है और वयस्क मतदाताओं के द्वारा यानी जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और जिस व्यक्ति का ग्राम की वोटिंग लिस्ट में नाम है वो इसमें वोट डालता है। 5 वर्ष की इसकी जो है ना पद का कार्यकाल होता है। 5 वर्ष के पहले भी यह व्यक्ति अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव उस व्यक्ति के चुने जाने के 1 वर्ष बाद ही लाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके पद को मुक्त करने के लिए जो कारण होते हैं उन कारणों का उल्लेख करना पड़ता है। और अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, ग्राम सभा की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं कम से कम आधे सदस्यों के द्वारा लिखित में सूचना देकर उन कारणों को उजागर कर लिखित में सूचना देकर एक प्रस्ताव जो जिला पंचायत अधिकारी होता है उसके समक्ष दिया जाता है। जिला पंचायत अधिकारी के समक्ष ये प्रस्ताव देने के बाद कम से कम ग्राम पंचायत के 3 सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से जिला पंचायत अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है। और जिला पंचायत अधिकारी को जब लगता है कि ग्राम प्रधान या उप प्रधान ने गैर संवैधानिक कार्य किए हैं या ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो ग्राम विकास के लिए था या ये इसके लिए योग्य नहीं है, जब उसको ऐसा लगता है तो 15 दिन पूर्व सूचना देकर वह संबंधित अधिकारी 15 दिन पूर्व सूचना देकर 30 दिन के अंदर जो है ना ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा और इस बात की सूचना जो है ना सभी सदस्यों को दी जाएगी जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं। बैठक में उपस्थित जो होते हैं लोग, जितने लोग उपस्थित होते हैं बैठक में या जितनी ग्राम पंचायत के लोग होते हैं, दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को पास किया जाता है। यानी जो अधिकतम कंडीशन होती है तो उपस्थित या वोट देने वाले कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो
संबंधित व्यक्ति जिसके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो व्यक्ति अपने पद से मुक्त हो जाता है, अर्थात ग्राम प्रधान या उप प्रधान अपने पद से मुक्त हो जाएगा। ये तो था उसका चुनाव प्रणाली सिस्टम कि कैसे चुना जाता है और कैसे पद से हटाया जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने पद से मुक्त हो जाता है, जो पद खाली होता है, तो फिर संबंधित चुनाव अधिकारी या जिला कलेक्टर जो उस समय मतलब रेगुलेट करता हो, निर्देशित करता हो, वो व्यक्ति फिर उसी ग्राम पंचायतों के अन्य सदस्यों में से जो बहुमत सिद्ध करने की बात करता है उसे वो अपना प्रस्ताव देता है बहुमत सिद्ध करने के लिए, तो वो उसे बहुमत सिद्ध करने के लिए बुला सकता है। और अगर वह व्यक्ति अपने सदस्यों का यानी जितने सदस्य हैं 50+1 का बहुमत सिद्ध कर देता है तो संबंधित व्यक्ति को ग्राम प्रधान बना दिया जाता है शेष कार्यकाल के लिए जितना कार्यकाल बचा है। तो ये तो था आपका अविश्वास प्रस्ताव, यानी किसी व्यक्ति को चुना जाना इस सिस्टम के लिए या उसे पद से हटाना। इसके बाद ग्राम पंचायतों की समितियों की बात करते हैं। समितियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ग्राम पंचायत की, क्योंकि ये समितियां ही ग्राम पंचायत की जो होती हैं ये वास्तविक रूप से कार्य करती हैं और ये वास्तविक रूप से जिम्मेदार होती हैं उसके विकास के लिए या उस पूरे ग्रामीण जो सिस्टम होता है उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये जिम्मेदार होती हैं। इन ग्राम पंचायत समितियों में हम पहले लेते हैं नियोजन विकास समिति। नियोजन विकास समिति का अर्थ ही होता है, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग और विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट कमेटीज। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटीज का मतलब होता है कि यहाँ इस समिति के द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं विकास कार्यों के लिए, और ये समिति विकास कार्यों के लिए योजना बना के फिर इम्प्लीमेंट करवाती है उन योजनाओं को। तो ये जो योजना बनाती है इसका जो सभापति होता है वो प्रधान होता है, यानी नियोजन विकास समिति का जो सभापति होता है यानी अध्यक्ष जो होता है वो प्रधान होता है। इसके साथ उसके 6 सदस्य होते हैं। इन 6 सदस्यों में एक सदस्य SC, एक सदस्य ST, एक सदस्य महिला और एक सदस्य OBC होना अनिवार्य है। और यहाँ पर जो निर्माण कार्य से मतलब है एग्रीकल्चर निर्माण से, पशुपालन से, गरीबी निवारण से, इन सब चीज़ों के लिए जो है ना यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कृषक लोगों का विकास कैसे हो, पशुपालन का विकास कैसे हो, गरीबी को किस प्रकार से हटाया जाए, इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं। दूसरी हमारी जो समिति है ग्राम पंचायत से संबंधित वो है निर्माण कार्य समिति। अब योजना बन गई है तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए निर्माण करना है, किस प्रकार से निर्माण कार्य किए जाएं, तो इसका जो सभापति होता है वो ग्राम पंचायत के द्वारा चुना जाता है। किसी भी सदस्य को सभापति चुना जा सकता है, यानी जैसे कि मैंने कहा कि 12 वार्ड हैं, 11 वार्ड हैं, 15 वार्ड हैं, 10 वार्ड हैं, तो ये जो सदस्य होते हैं इनमें से किसी को भी चुना जा सकता है। इसका अध्यक्ष, इस निर्माण समिति कार्य समिति का अध्यक्ष मतलब प्रधान इसका वो नहीं हो सकता है, मतलब नहीं होता है। जैसे कि होता है ना कि नियोजन विकास समिति का अध्यक्ष प्रधान ही होता है, लेकिन इसमें जो है ना उनके जो समिति के सदस्य होते हैं उनके द्वारा अध्यक्ष चुना जाता है। और इस समिति में भी उसी प्रकार से जैसे पहली समिति में SC, ST, OBC और फीमेल का जो एक मेंबर होना अनिवार्य है, वो इसी प्रकार से जो है ना युक्त जो आरक्षण की विधान है उसमें इस समिति में शामिल किए जाते हैं। और ये समिति जो है ना विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है। ग्रामीण क्षेत्र में जैसे शौचालयों का बनवाना, सड़कों का बनवाना, मकानों का बनवाना यानी भवनों का बनवाना, सरकारी भवनों का बनवाना, स्कूलों का भवन बनवाना, कहने का मतलब बहुत सारे निर्माण कार्य होते हैं। करने के लिए इतने सारे पाइपलाइनें डलवाना, करने के लिए तो बहुत सारे निर्माण कार्य होते हैं, बगीचे, गेम्स, स्टेडियम, खेल मैदान, इतना सारा कार्य होता है। जिस प्रकार से एक शहर का विकास होता है
उसी प्रकार से एक जागरूक ग्राम पंचायत अपने गांव का विकास कर सकती है, उसी प्रकार से जो है ना विद्यालय खुलवा सकती है। तो इस प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए जो है ना ये समिति जिम्मेदार होती है। तीसरी जो हमारी समिति होती है वो होती शिक्षा समिति। इसका जो सभापति होता है शिक्षा समिति का वो उप प्रधान होता है। इसके भी 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य सभी के होते हैं। और इसमें जो है युक्त जो रिजर्वेशन है SC/ST का वो युक्त जो उचित होता है उसी प्रकार से इसका जो है ना रिजर्वेशन होता है, यानी इस समिति के सदस्यों में इनका पार्टिसिपेशन होता है। ये प्राथमिक शिक्षा के लिए जिम्मेदार होती है, प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए जिम्मेदार होती है, उच्च प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए जिम्मेदार होती है, अनौपचारिक शिक्षा के विकास के लिए जिम्मेदार होती है, साक्षरता मिशन के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब शिक्षा से संबंधित जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं या जितना शिक्षा शैक्षिक विकास के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं ये समिति जो है ना उसके लिए जिम्मेदार होती है, उसके लिए कार्य करती है, उसके लिए योजनाएं बनाती है, उसके लिए जो है ना प्लानिंग प्रस्तुत करती है और उसके लिए जो है ना कार्य की दक्षता की जांच करती है और कार्य को इम्प्लीमेंट करती है। इसके बाद जो समिति आती है प्रशासनिक समिति, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज। प्रशासनिक समिति में यानी इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधान होता है या सरपंच या प्रधान होता है। 6 सदस्य इसमें भी होते हैं, इसमें भी युक्त रिजर्वेशन होता है और प्रशासनिक कार्यों के संचालन को करना इसका काम होता है। और प्रशासनिक कार्यों में जो कमियां होती हैं उन कमियों को दूर करने का इस समिति का काम होता है। हमारी अगली जो समिति है वो स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति के नाम से जानी जाती है। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति में हम देखते हैं कि इसका जो सभापति होता है वो ग्राम पंचायत के द्वारा चुना जाता है। कहने का मतलब उन्हीं सदस्यों के द्वारा एक सभापति चुना जाता है। इसके भी 6 सदस्य होते हैं, इसमें भी वैसे ही विधान होता है। और इसमें जो है ना परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो योजनाएं होती हैं गांव के लिए तो उन परिवार कल्याण योजनाओं के लिए समिति काम करती है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करवाती है। और इसके बाद जो है ना बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा के लिए जो है ना जैसे कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आशा को रिस्पॉन्सिबल किया है, कुछ और होते हैं यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की भी स्थापना कर सकती है, डॉक्टरों की भी मांग कर सकती है सरकार से कि एक डॉक्टर यहाँ पे स्थापित किया जाए, एक बढ़िया सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा बनाई जाए, तो इस टाइप से जो है ना डिमांड कर सकती है। अगली है जल प्रबंधन समिति। इसका जो सभापति होता है वो ग्राम पंचायत के यानी अध्यक्ष जो होता है ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ये नलकूप विकास के लिए, नलकूप निर्माण के लिए, कुओं की खुदाई के लिए, पेयजल प्रबंधन के लिए, कृषि जल प्रबंधन के लिए, सिंचाई प्रबंधन के लिए, इन सब के लिए कार्य करती है ये समिति। तो ये आपकी जो है ना 6 समितियाँ इसकी इम्पोर्टेंट समितियाँ थीं जो ग्राम पंचायत के रूप में ग्राम पंचायत के लिए ये कार्य करती हैं। और इनकी अपनी जो काउंसिल होती है, काउंसिल इसके सदस्य जो है ना वो प्रॉपर वर्क करते रहते हैं। इसके बाद ग्राम पंचायत के कार्य, ग्राम पंचायत के काम क्या क्या होते हैं। देखो कृषि संबंधी सभी कार्य जो है ना ग्राम क्षेत्र में ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है। ग्राम के विकास के जो कार्य होते हैं, प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, युवा कल्याण के लिए, जो गांव में युवा लोग होते हैं उनके कल्याण के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके जो मतलब खेल प्रबंधन के लिए, उनकी खेल में रुचि बढ़ाने के लिए, उनके खेलों के लिए जो भवन है स्टेडियम है ये बनवाने के लिए, नलकूप व्यवस्था और नलकूपों की मरम्मत, नए नलकूप लगवाना, पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पशुधन विकास, सभी प्रकार की पेंशनों को स्वीकृत करवाना, शासन के द्वारा जो पेंशनें दी जाती हैं उसके लिए कौन सा व्यक्ति पेंशन के योग्य है इसका निर्धारण करना, पेंशनों का वितरण करवाना, छात्रवृत्तियों का वितरण करवाना, छात्रों की जो मूलभूत आवश्यकताएं उन आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए रिकमेंड करना शासन से, और पंचायती राज्य संबंधी सभी प्रकार के कार्यों के लिए ग्राम पंचायतें जो है ना जिम्मेदार होती हैं। अब इसके आगे के चरण में जो हम देखते हैं, आगे के चरण में जो है ना हम देखते कि ग्राम पंचायतें जो कार्य करती हैं एक्चुअल में वो कितनी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कितनी मतलब एक तटस्थता से वो वर्क करती हैं, ये एक अलग मैटर है। देखो
व्यवहार में क्या दिखाई देता, संवैधानिक रूप से हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, संवैधानिक रूप से तो बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। अब देखो जिस प्रकार से हमारे देश का बजट पेश होता है तो ग्राम पंचायत का भी बजट पेश होता है हर साल 1 अप्रैल से। एक अनुमानित आमदनी मतलब कितनी गांव को आमदनी होगी, कितना खर्चा होगा, इसका हिसाब किताब यानी बजट तैयार करती है ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत जब इसका बजट तैयार करती है, इस बजट को ग्राम सभा की बैठक में रखती है। देखो ग्राम पंचायत बजट तैयार करती है यानी उसकी जो काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो बजट तैयार करता है और किस में रखता है, ग्राम सभा में रखता है। मैंने कहा था ग्राम सभा में ये बजट पास करवाना पड़ेगा, ग्राम सभा में ये बजट रखता है और ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा इस बजट को पास किया जाता है और कम से कम आधे सदस्यों के द्वारा या 50+ के द्वारा इस बजट को पास कराया जाता है। इसी प्रकार से तो हमारा पार्लियामेंट्री बजट पास होता है, इसी प्रकार से लोकसभा या हमारी विधानसभा का बजट पास होता है, ऐसे ही ग्राम सभा का बजट पास होता है। और आय के जो स्रोत होते हैं मतलब सोर्सेज ऑफ इनकम, आय के स्रोत कहाँ से आते हैं, तो देखो आय के स्रोत ग्राम पंचायत के पास बहुत सारे होते हैं। मुझे लगता है कि अगर एक जागरूक ग्राम पंचायत जागरूक मेंबरों के द्वारा बनी हो, जागरूक लोगों के द्वारा बनी हो, जागरूक ग्राम सभा के सदस्य हों, तो ग्राम पंचायत सपनों का गांव बना सकती है, बहुत बेहतरीन गांव बना सकती है। इसके आय के स्रोत देखो, भू राजस्व में इसका जो है ना, भू राजस्व जो होता है उस पर भी ये टैक्स लगा सकती है। गांव के क्षेत्र में जो रेवेन्यू जो उत्पादन हो रहा है उस पर भी टैक्स लगा सकती है। प्रांतीय स्थानीय जो प्राधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो ग्रांट मिलता है यानी जो पैसा मिलता है उससे मांग कर सकती है कि हमें इतना पैसा चाहिए। ये मनोरंजन कर लगा सकती है। मेला जो लगते हैं गाँव में, ये मेलों का भी इजाद कर सकती है, मेले लगते हैं उनसे कर वसूल कर सकती है। बाजार या हाट लगती है उनसे भी कर वसूल कर सकती है। जो पशु हैं, पशु लोग पालते हैं, पशुपालन करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में उनसे कर वसूल कर सकती है। और जो परिवहन तंत्र है ग्रामीण क्षेत्र से, अगर परिवहन तंत्र गुजरता है तो उस पर भी जो है ना और ये कर वसूल कर सकती है। सड़क के लिए कर वसूल कर सकती है, गाँव के लिए लाइटें लगवाएं तो उसके लिए भी कर वसूल कर सकती है। दुग्ध उत्पाद हैं, चूल्हा है, व्यापार कर है, रोजगार है, सहकारी समितियाँ हैं, पशुधन का रजिस्ट्रेशन है। इस प्रकार से बहुत सारे गाँव में जो मतलब माइक्रो इंडस्ट्रीज है या हस्तशिल्प कला है, इनके लिए कहने का मतलब है ग्राम पंचायत जिन उद्योग धंधों के लिए कार्य करती है और जितना भी कर आता है ये पूरा का पूरा कर ग्रामीण विकास में ही लगाया जाता है। जब पूरा के पूरा कर ग्रामीण विकास में लगाया जाएगा, एक बार फिर सर्किल चलेगा, फिर टैक्सेशन आएगा, फिर लगाया जाएगा, तो आपको नहीं लगता ये पूरा देश चलने लगा है। एक गांव एक देश बन गया है। उसके गांव में से अगर आप गुजर रहे हैं तो वो बैरियर लगवा सकता है सड़कों पे। आप अगर गुजर रहे हैं तो आपको गुजरने के लिए 2 रुपये बैरियर चार्ज या 5 रुपये बैरियर चार्ज देना पड़ेगा, तब आप उस गांव से निकल सकते हैं। आपको रसीद कटवाना पड़ेगी और अगर आप रसीद कटवाते हैं, ये ग्राम पंचायत को अधिकार है, अभी तो लोगों को पता ही नहीं होगा। आप वो 5-5 रुपये इकट्ठे होकर जो है ना वो इकट्ठा जब पैसा हो जाएगा वो अपने ग्रामीण विकास के लिए लगा सकते हैं। आपके यहाँ कोई पंचायत हो रही है, आपके यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है, कोई उत्सव हो रहा है, इन पे भी जो करारोपण कर सकता है, बहुत सारे करारोपण कर सकता है। मैंने कहा इनकम ऑफ सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। देखो वो गाँव का जितना भी प्रोडक्ट उत्पादन हो रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट हस्तशिल्प का हो, चाहे माइक्रो इंडस्ट्रीज का हो, चाहे वो प्रोडक्ट जो ना कृषि उत्पाद का हो, तो वो ग्राम पंचायत अपने ही गाँव में एक मार्केट प्रोवाइड करवा सकती है, अपने भी गाँव में उसके प्रोडक्टों को प्रिजर्व कर सकती है, अपने ही गांव में किसान की कीमत पे उस उत्पाद को सेल करवा सकती है, यानी व्यापारी को वो वहां बुला सकती है, तो उसे व्यापारी से कर मिलेगा, किसान से कर मिलेगा, दोनों से कर मिलेगा और बेहतर मूल्य दिला सकती है किसान को। वो जब किसान को बेहतर मूल्य, किसान को खाद जो फर्टिलाइजर्स है वो फर्टिलाइजर्स दिला सकती है, किसान को वो अपनी गारंटी पे ट्रैक्टर उपलब्ध करा सकती है। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव संस्थाएं जो है ना वो ऋण देती हैं, इस प्रकार से काम कर सकती है। तो इनकम ऑफ सोर्सेज के बहुत सारे सोर्स हो जाते हैं और जब बहुत सारे सोर्स हो जाते हैं तो एक आदर्श गांव, एक बेहतरीन लोगों की एक व्यवस्थित तरीके से बने हुए मोहल्ले, ऐसे एक सपना साकार हो सकता है। आप कभी एक सपना सोचो, एक गांव हो जिसमें बिल्कुल रोड एक दूसरे को जो है ना परपेंडिकुलर काटते हों, जिसमें एक बढ़िया मकान बने हों, 1 मंजिला या 2 मंजिला, प्रत्येक व्यक्ति के 3-3 कमरे के बढ़िया मकान बने हों। जितने क्षेत्र में उनका मकान बना उससे दुगने क्षेत्र में उनका गार्डन हो, हर व्यक्ति का गार्डन हो, गार्डन के बाद सड़क हो,
सड़क नालियाँ हो, नालियाँ बंद हों, उसमें मैन होल लगे हों, सफाई व्यवस्था हो, उनके सफाई कर्मचारी हों, उनकी विद्युत व्यवस्था हो, उनका अपना पावर प्लांट हो, उनका अपना जो है ना रेवेन्यू सोर्सेस के जो फील्ड है वो हो, उनका अपने रोजगार के संसाधन हो, मतलब हर चीज़ हो। क्या ऐसे गांव की कल्पना नहीं की जा सकती है? ऐसा कोई व्यक्ति जो 18 साल की उम्र पूरा करता हो, गांव उसको तुरंत रोजगार उपलब्ध करा दे घर पे, और जो वो रोजगार कर रहा है उस व्यक्ति के लिए तुरंत बाजार उपलब्ध करा दे कि तुमको मार्केट में इस प्रोडक्ट को बेचने की जरूरत नहीं है, मार्केट तुम्हारे घर आएगा, आपका प्रोडक्ट लेके जाएगा और दुनिया में बेचेगा। आपको कच्चे माल की ज़रूरत नहीं है, कच्चे माल वाला आएगा आपके घर दे के जाएगा, और आप उसको रेडीमेड करके जो है ना उसको वो आएगा फिर रेडीमेड वाला और वो लेके जाएगा, आपको यहीं पे पूरा मार्केट उपलब्ध कराया जाएगा। इतनी ताकत है ग्राम पंचायत में। क्या आप कभी कल्पना कर सकते ऐसी? और अगर आप कल्पना कर सकते तो क्या इसे साकार नहीं कर सकते? बहुत आसानी से आप साकार कर सकती हो। निधि कोष मतलब जो उसका जो फंडिंग जो फंड होता है, तो निधि कोष क्या होता है, यानी वार्षिक आय का जितना इनकम हुआ है वो सारी की सारी इनकम गांव की फंड में रखा जाता है, निधि कोष में रखा जाता है, और जितना खर्च होता है उसी निधि कोष से खर्च होता है। जैसा कि हमारे देश का एक अपना होता है ना निधि कोष, हर राज्य का अपना निधि कोष होता है। जब राज्य का और देश का अपना निधि कोष होता है तो ग्राम पंचायतों का भी अपना निधि कोष होता है, और उसी निधि कोष से सारे कर आते उसी में, और उसी निधि कोष से सारे करों जो खर्च होते हैं उन खर्चों को उसी निधि कोष में डाला जाता है। और निधि कोष में जो है ना ये जो खर्च करने का जो पावर राइट्स होता है वो ग्राम पंचायत को होता है। नहीं, प्रधान और जो ग्राम पंचायत अधिकारी होता है संयुक्त रूप से जो हस्ताक्षर करता है, तब निधि कोष से पैसा निकलता है खर्चे के लिए। तो यहाँ पे एक आदमी को अधिकार नहीं दिया गया है, बल्कि 2 लोगों को अधिकार दिया गया है। ग्राम पंचायत के लिए जो कर्मचारी होते हैं, तो ग्राम पंचायत के लिए कर्मचारियों का जो है ना, एक तो ग्राम प्रधान होता है, ग्राम सचिव होता है, एक ग्राम प्रधान होता है, एक ग्राम सचिव होता है। ग्राम सचिव जो है ना पंचायत का सहायक होता है और ये इसकी सहायता करता है। और सचिव का जो मूल काम होता है, शासन के द्वारा, संघीय व्यवस्था के द्वारा या राज्य व्यवस्था के द्वारा या ग्राम पंचायतों के जो कार्य हो रहे हैं उन सब के जो कागज होते हैं, जो एक तरह से ऑफिशियल वर्क होता है, दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफिशियल वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत। कहने का मतलब है कि ग्राम पंचायत के विभागीय जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, विभागीय जो सिस्टम होता है, क्या केंद्र से आदेश आया, क्या केंद्र से ग्रांट मांगना है, क्या राज्य से आदेश आया, क्या ग्राम पंचायत ने काम किया, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है इस सचिव को संभाल के रखना पड़ते हैं। तो इस सचिव से ही मांगे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक तरह से जो है ना एक प्रकार का, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर डीएम होता है ना जिले में, ऐसी जो है ना एक तरह से ग्राम पंचायत में एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता है, एक मतलब ऑफिशियल वर्क करता है। दूसरा जो इसका अधिकारी होता है वीडी होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे अपन ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं। इसे ग्राम सेवक नाम दिया गया था पहले, इसी ग्राम सेवक को जो है ना अब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर नाम दिया गया है। तो थोड़ा अफसर टाइप का लगने लगा है। ग्राम सेवक अच्छा नहीं लगता था, ग्राम सेवक की कोई वैल्यू नहीं होती थी उस समय, ग्राम सेवक है। अब थोड़ा लगता है कि बीडीओ है भैया, अफसर रहेंगे, ऑफिसर है, समझ रहे हैं ना। हालांकि पद वही है, पद में कोई चेंज नहीं हुआ है। ये विकास कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। डेवलपमेंट शब्द में विकास कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। ग्रामीण विकास के लिए जिम्मेदार होता है, ग्रामीण विकास करवाता है, ग्रामीण विकास के लिए जो योजनाएं बनती हैं उनका इम्प्लीमेंट करवाता है, उसकी रिपोर्टिंग जो है ना शासन को देता है। शासन के जिसके द्वारा जो विकास कार्यों के लिए जो सूचनाएं दी जाती हैं कि आप इस प्रकार का विकास कीजिए गांव में, उसको जो है ना ये ग्राम पंचायत के समक्ष रखता है और जो है ना ये विकास कार्य के लिए होता है। और दूसरी बात क्या, ये परामर्श जाता है, एडवाइजरी होती है डेवलपमेंट के लिए, विकास कार्यों के लिए जो सलाहकारी के रूप में ये काम करता है। और जो विकास की नीतियाँ हैं उनको लागू करवाने का ये काम करता है बीडीओ। और दूसरा एक होता है चौकीदार। चौकीदार बहुत छोटा सा शब्द लगता है, अरे गांव के चौकीदार हैं। चौकीदार की बहुत वैल्यू होती है। ये चौकीदार जो है ना न्याय व्यवस्था, शांति व्यवस्था और
न्याय व्यवस्था और शांति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है। आपने देखा होगा गांव में अगर कोई घटना घटती है तो थाने में इन्फॉर्म करने के लिए चौकीदार ही जाता है, और अगर गांव में कोई घटना घटती है तो इस बात की सूचना ग्राम पंचायत को जो है ना चौकीदार ही देता है। एक तरह से पुलिस कार्य करता है ये। एक तरह से जैसे पुलिस का काम क्या होता है, शांति व्यवस्था को स्थापित करना, तो एक तरह से ये पुलिस वाला है, पुलिस कार्य करता है, इन्फॉर्म करता है सिस्टम को। भाई थाने पुलिस क्या होती है, पुलिस जो है ना, जो कहीं अपराध होता है तो पुलिस जाती है और जो अपराधी है उसे पकड़ के लाती है और फिर न्यायालय में पेश करती है, और या सिस्टम को मतलब इन्फॉर्म करती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है उसको इन्फॉर्म करती है ऐसी ऐसी घटना घटी है, तो एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कहता है, जो आपका प्रशासनिक व्यवस्था है वो कहती है कि आप इसे न्यायालय में लेके जाइए, न्यायालय के द्वारा निर्णय सुना जाएगा। एक चौकीदार क्या हो गया, एक पुलिस वर्क करने वाला व्यक्ति हो गया। ये था आपका ग्राम पंचायत। आपने कितना समझा है, कितना इसे जाना है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको सरल तरीके से अच्छा से अच्छा समझाने की कोशिश करूं। अगर आप इतना कुछ समझ जाते हो तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप ग्राम पंचायत के बारे में जान लेते हो। लेकिन और इसके लिए मैं और बताना चाहूँगा, ग्राम पंचायत में इतनी ताकत होती है कि अगर किसी गांव के जो ग्राम पंचायत की भूमि होती है, चाहे वो ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि हो, चाहे वो ग्राम पंचायत की निजी भूमि हो, अगर ऐसी भूमि में कोई माइंस यानी खनिज संसाधन निकलता है, अगर ऐसी भूमि में बालू निकलती है, अगर ऐसी भूमि में बालू का दोहन किया जाता है, ऐसी भूमि में पत्थर का दोहन किया जाता है यानी माइंस का खदानों का दोहन किया जाता है, ऐसी भूमि में क्रेशर लगाई जाती है, ऐसी भूमि में किसी भी प्रकार के सोर्सेज का, जो प्राकृतिक सोर्सेज हैं, प्राकृतिक सोर्सेज का दोहन किया जाता है, भले ही वाटर प्लांट लगा दिया जाए स्वच्छ पानी के लिए और बढ़िया एक कंपनी लग के जो है ना और स्वच्छ पानी वहाँ पे दुनिया में बेचे वो, लेकिन जब वो उसके संसाधनों का सोर्सेज करेगा तो ग्राम पंचायत से एनओसी लेना पड़ती है। बिना एनओसी के तुम एक पत्थर नहीं उठा सकते गांव से, ना केंद्र सरकार उठा सकती है ना राज्य सरकार उठा सकती है, जब तक ग्राम पंचायत एनओसी ना दे। और अगर ग्राम पंचायत शर्त रखती है कि यहाँ पे संसाधनों का जितना दोहन किया जाएगा उस संसाधन का मुझे 20% चाहिए, तो अगर सिस्टम को दोहन करना है उसका तो 20% उसे देना ही पड़ेगा, अन्यथा वो संसाधन का दोहन नहीं कर सकती है। इतनी ताकत होती है ग्राम पंचायत में। और जो 20% जो ग्राम पंचायत को मिलेगा वो पूरा का पूरा पैसा अपने उसे ग्राम पंचायत के विकास के लिए लगाना पड़ेगा, ग्रामीण विकास के लिए लगाना पड़ेगा। बहुत ताकत है, इसको समझने की कोशिश करो। पुलिस वाले जो आते हैं या दरोगा जी आते हैं, कोई भी अगर प्रशासनिक सिस्टम आता है, अगर वर्तमान प्रधानमंत्री अगर उत्तर प्रदेश में जाना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में जाने से पहले उत्तर प्रदेश की शासन से एनओसी लेना पड़ती है कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्या आप सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए तैयार हैं। अगर उत्तर प्रदेश मना कर देता है तो पीएम उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से अगर कोई अधिकारी उस गांव में आना चाहता है तो पहले प्रधान से या ग्राम पंचायत से उसे परमिशन लेना पड़ेगी। अगर वो परमिशन नहीं दे सकता है तो उस गाँव की सीमा के अंदर वो कदम नहीं रख सकता है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो। अधिकार और संविधान सबके लिए बराबर होते हैं, वो उसमें कदम नहीं रख सकता है। ऐसा नहीं है कि वो छोटी इकाई है तो उसके अधिकारों का हनन कर दिया जाए, बशर्ते प्रधान को, पंचायत को ये पता होना चाहिए कि मेरे अपने पावर कितने हैं। अगर इन व्यवस्थाओं को आप देखते हैं, इन व्यवस्थाओं में हमें लगता है कि एक ग्राम पंचायत, एक गाँव सभा, एक पूरा गाँव अपने आप में एक मजबूत देश होता है, और जितने देश को अधिकार होते हैं उतने ही इसको अधिकार होते हैं। बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के कोई पुलिस वाला जो है ना, कोई थाना दरोगा कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। गांव में किसी भी प्रकार का अपराध हुआ है, ग्राम पंचायत ने अगर सूचित नहीं किया है, एक आइडियल पंचायत की बात कर रहा हूं, सूचित नहीं किया है तो पुलिस आपके यहाँ नहीं आ सकती है, चाहे वो संगीन अपराध हो चाहे नॉर्मल अपराध हो। मैंने कहा था आपको कि ये जो चौकीदार है ये सूचित करता है तब पुलिस आपके यहाँ आती है, और आने से पहले बाकायदा जो है ना पंचायत से परमिशन लेती है कि हम आना चाहते हैं। अगर पंचायत परमिशन नहीं देती कि हम अपनी समस्या का समाधान खुद कर लेंगे, इसमें आपका हस्तक्षेप नहीं चाहिए। जैसे कि आप देखते हो कि एक राज्य में जब कोई प्रॉब्लम आती है या जब कोई विधान होता है तो जैसे दूसरे राज्य कहते हैं कि भाई ऐसा करो वैसा करो, या हम क्या कर सकते हैं आपकी सहायता, वो कहता है हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, हम अपने मुद्दे को खुद निपटा लेंगे। वो कहते हैं सीबीआई जांच करवाओ, वो कहता नहीं मेरे पास सीआईडी है, मैं अपनी सीआईडी से जांच करवाऊंगा, जब मेरी
एजेंसी फेल हो जाएगी जब मैं सीबीआई जांच करवाऊंगा। जब जो अधिकार एक राज्य को दिया गया है, बिल्कुल उतना ही अधिकार एक ग्राम पंचायत को दिया गया है। केवल ग्राम पंचायतों को समझने की जरूरत है, एक जागरूकता की जरूरत है। अगर इस जागरूकता से आप जान लेते हो तो मुझे लगता है कि ग्राम से अच्छा हिंदुस्तान का कोई सपना नहीं हो सकता है। गांधी ने जिस सपने को देखा है, जिस आदर्श गांव की कल्पना की है गांधी ने, उस आदर्श गांव को बनने में वक्त नहीं लगेगा अगर गांव के लोग सब जागरूक हो जाएं, सब अपने अधिकारों को जानने लगें। ग्राम पंचायत, ग्राम सरपंच या जो उसके सदस्य और उसके जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, प्रत्येक व्यक्ति अगर जागरूक हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति इस तरीके से काम करे, तो मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन देश और सबसे बेहतरीन गाँव हमारे यहाँ होंगे। और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ हो, बहुत सारे इसी देश में कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक गांव को एक आदर्श गांव के रूप में खड़ा किया है, जिन्होंने एक गांव को इतना आइडियल गांव के रूप में खड़ा किया है। सरकार से जब भी ग्रांट मांगी जाती है, सरकार एक दिन के अंदर उनकी ग्रांट पारित करती है। सरकार एक्सक्यूज नहीं दे पाती है कि हमारे पास ग्रांट के लिए फंड नहीं है, ये कभी एक्सक्यूज नहीं देती उनके लिए, क्योंकि सरकार इस बात को जानती है कि जो एक आदर्श गांव है, इसमें सब कुछ बेहतरीन हो रहा है, तो जो अच्छा कर रहा है कम से कम उसकी अच्छाई को रोका ना जाए। बाकी तो सब जैसे चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है, लेकिन जो कम से कम अच्छा कर रहा है तो उसकी अच्छाई को ठेस ना पहुंचाई जाए, उसकी रोका ना जाए, उसके ग्रांट को कभी रोका नहीं जाता है। इस नज़रिए से देखना चाहिए इस ग्राम पंचायत के इनके अधिकारों को। अगर आप इसको समझ सकते हैं तो अपने आप में एक बदलाव लाइए और अपने आप में बदलाव ला के जो है ना इसे कुछ करने की कोशिश कीजिए, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। ये जो मैंने समझाया आपको, इसके दो नज़रिए हैं। एक तो पटवारी का एग्जाम आने वाला है, पटवारी के एग्जाम में यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। एक तो आपके उस काम में आएगा और दूसरा आपको एक आदर्श गांव का नागरिक बनना है तो उसके काम में आएगा। आप देखते हैं हमसे ये कितना अचीव कर सकते हैं, कितना इसको गेट कर सकते हैं। इसे 2-3 बार आप वीडियो को सुनिए, समझिए, हो सकता है कि शायद आपकी पल्ले कुछ पड़ जाए। तो अगले चरण में हम किसी और मुद्दे के साथ फिर पेश होते हैं।